Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be very fine and in best of your health. Today we want to discuss another very important turning point in the evolution of knowledge in the field of genetics. आज हम बात करने वाले हैं chromosomal theory of inheritance की. And in this very lecture we shall discuss कि इल्म कैसे आहिस्ता आहिस्ता पाइलअप हुआ और हम आखिरकार क्रोमोसोम्स और उसमें पाई जाने वाली जीन्स तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए. टू सी एंड हैव ऑल दिस नॉलेज, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23, लेक्चर नंबर 3, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. आज का ये हमारा टॉपिक है. लेकिन जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि हम देखेंगे कि नॉलेज किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप हुआ और फिर इवेंचुअली हम किस तरीके से ये चीज़ कहने में कामयाब हुए कि क्रोमोसोम इन फैक्ट बेस है, फाउंडेशन है इनहेरिटेंस की. तो उसके लिए हम सबसे पहले 1665 में जाते हैं. 1665 बहुत पुरानी बात है. इस 1665 में there was a, you can say, glass grinder. आप जानते हैं his name was एंटोनियो वॉन लेवनहुक. और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने हमें एक शीशा दिया जिसकी वजह से हमने एक पहली माइक्रोस्कोप बनाई. और उस माइक्रोस्कोप के बाद फिर हमने रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने हम लोगों को उन्हीं ग्राइंडेड ग्लासेस के साथ क्या प्रोवाइड की, हमें प्रोवाइड की उसने माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की जो एवोल्यूशन है वो भी बहुत स्लो हुई. आप इस बकदादा इस बात से कर सकते हैं कि फिर हम 1831 में जाते, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 150 साल गुजर चुका है. 150 साल गुजर चुका है. तो हमें इसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके रॉबर्ट ब्राउन ने हमें ये बताया कि सेल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट ऑर्गेनल होता है और हम उस बड़े से प्रोमिनेंट ऑर्गन को न्यूक्लियस का नाम देते हैं. जब उसने इस न्यूक्लियस को देखा तो इट वाज एक्जैक्टली इन द सेंटर, तो उसने उसको सेंटर यानी कि ज्योमेट्रिक पोजीशन की वजह से नाम दिया व्हाट, न्यूक्लियस. लेकिन बाद में ये पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है और इसने तमाम के तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करना है. तो इसलिए अगर बाद में प्लांट्स में ये साइड पर भी पाया गया तो अपने कंट्रोल की वजह से इसे न्यूक्लियस का नाम ही दिया गया. फिर उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स 1855 में. 1855 में देयर वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज रुडोल्फ वर्कशॉ, राइट. उसने क्या बताया कि इसको यूज करके माइक्रोस्कोप को यूज करके कि सेल्स बेसिकली सेल्स के डिवाइड होने से ही बनते. इसका मतलब ये है कि रुडोल्फ वर्कशॉ की ये वाली स्टेटमेंट्स कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कभी भी नहीं कही जा सकती थी कि अगर माइक्रोस्कोप डिस्कवर ना होती या माइक्रोस्कोप सेल्स के अंदर झांकने के काबिल ना होती. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद देखने वाली बात यह है कि अगर आप 1860 में जाते हैं या 1866 में जाते हैं तो उस जमाने में एक बहुत ही मशहूर यू कैन से मैथमेटिशियन थे जो मैथमेटिक्स में बहुत कामयाब नहीं थे. तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि अगर एक स्टूडेंट हमारे इंग्लिश स्कूलों में कामयाब नहीं होता उसे उर्दू स्कूलों में डाल दिया जाता है, और अगर वो उर्दू स्कूल में भी नहीं चला तो आमतौर पर पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे उठा किसी मदरसे में डाल देते हैं. यही वाला काम इस जॉन ग्रेगर मेंडल के फादर ने भी किया. उसने इस पर्टिकुलर नालायक स्टूडेंट को उठाया और उसे उठा के चर्च में छोड़ाए कि तुम कोई पादरी टाइप चीज़ बन जाओ या हमारे इस लिहाज से कोई मौलवी टाइप चीज़ बन जाओ. तो इस जॉन ग्रेगर मेंडल ने
1866 में अपना काम पब्लिश किया। 1866 में काफ़ी उसने काम किया, यू नो वेरी वेल, आप लोग पढ़ के आए हैं जॉन ग्रेगर मेंडल का काम, ग्रेड 10 में आपने पढ़ा था कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने बेसिकली जिस प्लांट के ऊपर काम किया दैट वाज अ पी प्लांट, दैट वाज बेसिकली अ पी प्लांट, और पी प्लांट का नाम आपको याद है क्या था? पाइसम सैटिवम। तो इसने पाइसम सैटिवम मीन्स मटर के पौधे को इस्तेमाल करके उसने अपने काम को पब्लिश किया। बात यह हमारे स्टूडेंट्स कि उसने अपना जो एक आर्टिकल था वो ब्रन एक यू कैन से इलाका है, वहाँ पे एक सोसाइटी थी, साइंटिफिक सोसाइटी, वो अपना एक पब्लिश करती थी साइंटिफिक जर्नल। तो उसने अपने इस साइंटिफिक जर्नल में अपना ये वाला पेपर पब्लिश किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे साथ थोड़े से गालिब के शेर का, तो मुझे यूँ कहना चाहिए कि यारब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिल और जो ना दे मुझको जुबां और। यानी कि उसका भी शिकवा किसी तरीके से गालिब जैसा ही था कि 1866 में अपना काम पब्लिश करने के बाद ऑलमोस्ट 1880s में 1888 में और इससे करीब कहीं जाके इस साइंटिस्ट की डेथ भी हो गई। 1888 के अराउंड इस ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? डेथ हो गई। टॉकिंग अबाउट जॉन ग्रेगर मेंडल। लेकिन उसकी डेथ के बाद भी उसके काम की किसी को समझ ही नहीं आई। मैं आमतौर पर यह बात आपको पता है, लेक्चर में बोलता हूं कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो शायर लोग होते हैं, ये आम लोगों से शायद कुछ सदियां, कुछ ईयर्स आगे चल रहे होते हैं। तो ये वाला काम जॉन ग्रेगर मेंडल के पास भी था। ही हैज गॉट अ थिंकिंग ब्रेन ऑन द शोल्डर, राइट? Although he was poor in mathematics and other fields, but he had got a thinking brain. तो थिंकिंग ब्रेन्स कहीं भी पड़े हों वो जिंदगी में कामयाब हो ही जाते हैं। कोई शख्स नालायक नहीं होता, अपॉर्चुनिटी डज मैटर। तो कहने का मकसद ये है कि गालिब ने जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो काम किया उस पर्टिकुलर काम को उसकी डेथ तक भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी को उसके बाद की समझ नहीं आई। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से एक वजह यह हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो प्रीलिमिनरी एजुकेशन थी किसकी? जॉन ग्रेगर मेंडल की, इट वाज इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो आप अगर काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने मींस जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या किया कि इसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में लिखा, कॉलम्स बनाए, रॉज बनाई, और रॉज और कॉलम में अपने डाटा को प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता था उसे वो रेशियो की सेंस में लिखता था, और इवेंचुअली उस रेशियो को किसी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखता था। अब मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिस्टिशियंस दे नो व्हाट इज बेसिकली रेशियो एंड हाउ टू इंटरप्रेट दैट रेशियो। लेकिन वही बात है कि ये आज से कोई 150 साल पहले की बात है। उस जमाने के साइंटिस्ट तो इस पर्टिकुलर चीज से बिल्कुल भी आगाह नहीं थे कि बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट contemporaries of this particular John Gregor Mendel who are basically biologists। तो बायोलॉजी का और मैथमेटिशियन का तो राब्ता आज भी बहुत से हमारे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को समझ नहीं आ रही होती, तो उस जमाने के लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो यही बात गालिब ने की थी कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिल और जो ना दे मुझको जुबां और, दे उनको दिल और जो ना दे मुझको जुबां और। तो इस पर्टिकुलर गालिब की तरह से मेंडल की बातें भी उस वक्त के साइंटिस्ट को समझ नहीं आई, यहां तक कि वो इस दुनिया से गुजर गया, बेचारा अनरिवॉर्डेड ही दुनिया से गुजर गया। तो फिर क्या हुआ मेरे स्टूडेंट्स? बात चलते 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 1900 में पहुंच गई, 1900 में पहुंच गई। तो 3 साइंटिस्ट थे, राइट? हम उन 3 पर्टिकुलर साइंटिस्ट को कह सकते हैं कि दे वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। उनमें से एक का नाम था स्टूडेंट्स कार्ल कॉरेन। क्या नाम था उसका स्टूडेंट्स? कार्ल कॉरेन, कॉन्स, राइट? एंड अदर वन वाज हग्गो डी व्रीज। चेंज कर लेते हैं मार्कर आप लोगों के लिए। अदर वन वाज हग्गो डी व्रीज, राइट? एंड स्टिल last scientist was Erich von Schermak,
इस लैंग्वेज में TS is साइलेंट। सो एरिक वॉन शर्माक, इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि हम मेंडल के वर्क को देखें तो सही कि वो कहना क्या चाहता था, उसने कहा क्या है। और ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक बाद में पब्लिश किया विद द नेम ऑफ द पेपर रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडेलियन वर्क। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, राइट। फिर इस पेपर को पढ़ के 2 और साइंटिस्ट थे, उनमें से एक का नाम था माय डियर स्टूडेंट्स बोवेरीज and other one was Walter S. Sutton. Walter S. Sutton. ये जो 2 साइंटिस्ट थे ये अपने अपने तौर पे 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे थे। उनमें से एक ऑर्गेनिज्म का नाम था सी अर्चिन एंड अदर वाज वर्किंग ऑन द सेल्स ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रॉस हॉपर, राइट। इन्होंने जब इन पर्टिकुलर सेल्स को देखा और उसके अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स को देखा और उस पर्टिकुलर पेपर को स्टडी किया कि जो बेसिकली कॉल कॉरेंस ने बताई थी कि जीन्स बेसिकली क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने जब इस पेपर को देखा तो इन 2 पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, बोवेरिस ने और WS सटन ने कहा कि यस, जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वाली चीज तो हमसे कई साल पहले हजरत मेंडल जो है वो क्या है इरशाद फरमा कर जा चुके हैं। तो इस तरीके से उनको बिल्कुल क्या नजर आई, होमोलॉजी नजर आई कि जो बातें मेंडल ने कही हैं वही बातें तो बेसिकली हमें इन पर्टिकुलर एनिमल्स के सेल्स के अंदर होती हुई नजर आ रही हैं। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने मेंडल के वर्क और कॉल कॉरेंस के वर्क को बेस बना के एक थ्योरी पेश की जिसे आज हम किस नाम से डालते हैं, बोवेरीज सटन थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आइए हम देखते हैं ये उन्हें कैसे पता चला। तो हम माय डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे 1902 की कि 1902 में सटन और बोवेरीज ने क्या किया था, हम लोगों को सजेस्ट किया कि किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम का बिहेवियर और मेंडल के कैरेक्टर्स का बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। बेसिकली दे वर ट्राइंग टू impart the knowledge in the terms of similarities between these 2 papers or these 2 findings। तो वो similarities हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं कि पहले हमें पता चला था मेंडल के काम का, तो हम मेंडल के काम को क्या करते हैं, लेफ्ट पैर लिखते हैं और फिर हम इसकी सिमिलरिटी देखेंगे विद द वर्क ऑफ सटन एंड बोवेरीज, राइट। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले ये बात बताई थी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो बेसिकली पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ट्रेट्स या कैरेक्टर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर की फॉर्म में। और सटन ने और बोवेरीज से यही वाली चीज फाइंड की थी कि हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर या नॉर्मल सेल्स के अंदर भी हमेशा क्रोमोसोम्स किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेल के अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये 46 क्रोमोसोम बेसिकली 23 क्रोमोसोम के साथ मिलके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के मिलने से बना हुआ होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेंडल के कैरेक्टर्स, आपको याद होगा उसे लिखा था कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, या लिखा था स्मॉल टी। हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो हाइट का ट्रेट या तो कैपिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था या कैपिटल टी स्मॉल टी की फॉर्म में, और या फिर स्मॉल टी की फॉर्म में, मींस पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। और ऐसा यहाँ पे हमें नजर आया। इसको अगर मैं फर्दर एलैबोरेट करना चाहूँ तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 23 क्रोमोसोम मुझे कहाँ से मिले हैं, अपने ग्रेट फादर से, और ये 23 क्रोमोसोम कहाँ से मिले हैं मुझे, अपनी ग्रेट मदर से। तो यूँ अगर मैं कहूँ
कि 1F ये वो पहला क्रोमोसोम वो जो अपने फादर से मिला, 2F सेकंड क्रोमोसोम फादर से मिला, 3F थर्ड क्रोमोसोम फादर से मिला, और इवेंचुअली हम चलते जाएंगे तो मुझे 23 क्रोमोसोम अपने फादर से मिले हैं। तो जो 1F क्रोमोसोम है वो हमेशा किससे पेयर बनाता है? मदर के पहले क्रोमोसोम से। और 2F किससे बनाता है? मदर के सेकंड क्रोमोसोम से। 3F किससे पेयर अप होता है? मदर के थर्ड क्रोमोसोम से। और इवेंचुअली ऑल क्रोमोसोम ऑफ द फादर दे आर गोइंग टू मेक अ पेयर विद ऑल मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे जिस तरह से जीन्स पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम भी पेयर की फॉर्म में ही इकट्ठे रहते हैं। तो ये थी उनकी पहली ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पे। उन्होंने क्या बोला कि जब हम गैमेट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं जब हम लोग गैमेट्स, आपको पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया भी गया है। रिप्रोडक्शन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो गैमेट्स क्या होते हैं? डेफिनेटली द स्पर्म्स एंड द एग्स। तो अगर हम देख रहे हैं मेंडल के बनाए हुए गैमेट्स को, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में कि हम गैमेट्स को नॉर्मली कैसे पहचानते हैं। 2 चीजों से। नंबर 1 कि गैमेट इज अ सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरी बात क्या थी? इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्कल अराउंड इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कैपिटल टी ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स बनाऊंगा तो वो कैसे होंगे? कैपिटल टी सर्कल, और यहां पे भी क्या होगा? कैपिटल टी और सर्कल। अगर मैं इसी गैमेट बनाऊंगा तो क्या होगा? कैपिटल टी सर्कल और फिर स्मॉल टी सर्कल। तो मैं उसे सर्कल से आइडेंटिफाई करता हूं। तो आप देखेंगे कि मेंडल जब भी किसी जगह पे गैमेट बनाता है तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देता है और उसके बाद सर्कल लगाता है। हम यहाँ पे सर्कल की बात तो बाद में करें, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि गैमीट्स में मेंडल के ट्रेट या फैक्टर आधे हो जाते थे। ठीक है, गैमीट्स में जो ट्रेट्स थे या जो फैक्टर्स हैं दे आर रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते। अब जनाबे सर्टन और वेरियस ने हमें क्या बताया कि हमने भी ये ऑब्जर्व किया है अपनी माइक्रोस्कोप में वाइल स्टडिंग ऑन सी अर्चिन एंड ग्रासहॉपर कि जब उनके भी गैमेट्स बनते हैं तो उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रिड्यूस टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक और सिमिलरिटी पाई जाती है बिटवीन द मेंडेलियन कैरेक्टर्स और फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बिहेवियर कैसा होता है? आपस में बिल्कुल सेम चल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे और देखते हैं कि हमें मजीद क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात हो रही थी नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की कि वो 2 होते हैं, सेम लाइक मेंडेलियन ट्रेट्स। फिर हमने बात की थी कि अगर गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में मेंडल के ट्रेट और क्रोमोसोम दोनों ही हाफ हाफ हो जाते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा, उससे प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जब कभी भी एक स्पर्म क्या करता है, एक स्पर्म मींस मेल रिप्रोडक्टिव सेल किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी एग से मिलता है तो उसके मिलने से एक सेल बनता है, उसका नाम क्या था? जाइगोट। पढ़े लिखे बच्चे, बहुत पढ़ाया आपको मैंने ये, राइट। तो स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1n। एग में कितने होते हैं? 1n। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से 2n की तरह से रीस्टोर हो जाता है। ये तो बात हुई थी मेंडल के ट्रेट्स की। मेंडल ने बोला था कि अगर कैपिटल टी यहां से आ रहा है तो स्मॉल टी फॉर एग्जाम्पल यहां से आएगा, तो जाइगोट में बिछड़े हुए क्रोमोसोम, बिछड़े हुए ट्रेट्स दोबारा से क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। वो अलग बात है कि मेंडल ने बोला था कि वो आपस में कभी भी इंटरमिंगल या मिक्सअप नहीं होंगे, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी ये 2 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास दोबारा से नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रीस्टोर कर लिया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि मेंडल के कैरेक्टर का बिहेवियर और क्रोमोसोम का बिहेवियर यहां पे भी कैसा है? बिल्कुल सिमिलर। यानी कि अगर हम क्रोमोसोम के रेफरेंस से बात करेंगे तो यहां पे 23 क्रोमोसोम ह्यूमन के रेफरेंस से बात की जाए तो 23 ह्यूमन क्रोमोसोम यहां से आ रहे हैं, 23 ह्यूमन क्रोमोसोम यहां से आ रहे हैं, और ये 23 दोबारा से 46 क्रोमोसोम बना के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर रहे हैं? रीस्टोर कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये होगा कि शायद
contribution of sperm and egg is 50-50% in the terms of what? Reproduction. यानी कि जितना रोल एक स्पर्म का होगा उतना ही रोल एक एग का भी होगा, यानी कि 50% रोल इसका और 50% रोल ही इसका होगा, जैसा कि क्रोमोसोम के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन देखा ये क्या कि जो स्पर्म है और जो एग है वो बेसिकली हमारे पास एन आइसोगैमी शो कर रहे हैं, एन आइसोगैमी शो कर रहे हैं। व्हेनेवर वी यूज द टर्म एन आइसोगैमी, तो इसका मतलब ये है कि ना तो उनकी शक्ल मिल रही है और ना ही उनका साइज मिल रहा है। यू नो कि जो स्पर्म है वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। बहुत दफा अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है आप लोगों ने कि ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और एग बेसिकली एक लार्ज और स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है। तो फिर शायद साइटोप्लाज्म में कोई रोल नहीं है। हाँ, दो चीजें बाहर इनमें मुझे सेम नजर आ रही हैं। वो क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। जितना साइज न्यूक्लियस का यहाँ है ऑलमोस्ट उतना ही साइज न्यूक्लियस के पास यहाँ पर भी है। तो कहने दीजिए कि यहाँ पे बेसिकली कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर लोकेट करता है जो दोनों में सेम साइज का है, एंड दे शुड बी क्रोमोसोम, एंड दीज क्रोमोसोम्स दे आर बेसिकली सिमिलर टू द कैरेक्टर्स ऑफ द व्हाट? मेंडल। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं इस पर्टिकुलर सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन पे। राइट, ये सारी की सारी बातों के ऊपर एक बहुत बड़ी क्या लगी स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्शन लगी। वो ऑब्जेक्शन मेरे पास क्या थी? ऑब्जेक्शन मेरे पास ये थी स्टूडेंट्स कि मेंडल साहब ये फरमा रहे थे कि जब ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से हमेशा जो इफेक्ट है वो बड़ा प्रोनाउंस या मार्क्ड या बड़ा वाजे होता है। उसमें कैपिटल टी फॉर एग्जांपल जीन है तो वो स्मॉल जीन के साथ बिल्कुल भी इंटरमिंगल नहीं होता। लेकिन उस जमाने के साइंटिस्ट भी और जो लोग थे सराउंडिंग में वो ये जानते थे कि जब भी कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से बहुत ज़्यादा टाइप्स की वैरायटीज बाहर प्रोड्यूस होती हैं। तो दीज पर्टिकुलर कैरेक्टर्स दे डू नॉट स्टे, यू कैन से, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इट इज़ नॉट समथिंग लाइक इट कि दूसरे से बिल्कुल भी इंटरैक्ट या रिएक्शन नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन थी। फिर उसके बाद जब हम और आगे चले तो हमें ये पता चला माय डियर स्टूडेंट्स के हमारे मेंडल के वर्क में और इस पर्टिकुलर वर्क में अगर सिमिलरिटी है भी तो फिर मेंडल क्या कह रहा है कि हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। और अगर ये वाला बिहेवियर मेरे क्रोमोसोम भी शो कर रहे हैं कि सारे के सारे क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। क्या बात कर रहे हैं कि मेंडल ने क्या फरमाया था? मेंडल ने ये बोला कि ऑल जीन, ऑल ट्रेट्स, ऑल कैरेक्टर्स और फैक्टर्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जब मैं बात करता हूँ असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से आजादाना तौर पर मिलते हैं। राइट, अगर हम मेंडल की इस बात को और सटन की थ्योरी के, बोवेरिस की थ्योरी के आपस में सिमिलरिटी को देखें तो फिर क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि वो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम के पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर मैक्सिमम क्या होगा कि एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर 23 कैरेक्टर हैं और 23 कैरेक्टर है तो यहाँ पर जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बहुत कम होंगे। राइट, तो फिर इस तरह से तो कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हुए तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट लाखों कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 40 क्रोमोसोम के ऊपर अपने को एडजस्ट कर लें? इट वाज नॉट पॉसिबल। पॉइंट बिलोटेड दोबारा बोल रहे हैं कि उस वक्त जो नॉलेज प्रेजेंट था उसके लिहाज से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम थे और जो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहे थे या ग्रुप में फॉर्म में असॉर्ट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ ने फिर हम लोगों को किसी और डायमेंशन में सोचने का मौका दिया। लेकिन यहाँ तक की जो स्टडी है वो मैं ये बता रही है कि सर्टन के वर्क, बोवेरिस के वर्क का बहुत ज़्यादा हिस्सा ओवरलैप होता था विद द वर्क ऑफ मेंडल। राइट, तो जीन्स या वही बात है फैक्टर्स वो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैमेट बनते हुए वो आधे हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं और यही बिहेवियर उसके किसका था? मेंडल के कैरेक्टर्स का भी था। लेकिन हम किस पॉइंट पर रुक गए हैं कि ऑल्दो दीज पर्टिकुलर क्रोमोसोम दे कैन बी द व्हीकल ऑफ द जीन्स
लेकिन सवाल ये है कि क्या क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले तमाम जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अब अगले टॉपिक को स्टडी करना है जो आप लोगों की इसी पेज के ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। देन इन 1910 अब हम 1902 से जंप कर गई हैं 1910 में। बात साबित हो चुकी थी कि क्रोमोसोम क्या करती हैं, जीन्स के राइडर्स होते हैं, जीन्स को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन इसको कहते हैं किसी चीज़ को अपना मोहर सब्त कर देना, उसको बिल्कुल बाय ऑल मीन्स प्रूव कर देना, ये काम किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन, राइट। अब बात 1866 से चली थी और अब वो 1910 तक पहुंच चुकी है। 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन, who was basically carrying out research on a fruit fly, and that very fruit fly has got a scientific name and very very famous you can say fly that is you can say very much known to all geneticists, known as Drosophila melanogaster, Drosophila melanogaster, हम उसकी बात करें। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं तो इसमें आपको नजर आ रही है ड्रोसोफिला melanogaster, ऑल टाइम वेरी फेमस एक्सपेरिमेंटल एनिमल ऑफ जेनेटिक्स। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी आईज रेड होती, तो हम इसे बोलेंगे कि ये रेड आई फ्रूट फ्लाई है, रेड आई फ्रूट फ्लाई। अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। टाइम कब है, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। ये जो छोटी वाली फ्लाई है इट इज़ द मेल ड्रोसोफिला melanogaster। इसके बाकी फीचर्स आप ज़रा कंपेयर करें, इसके एब्डोमेन के साइज को, इसके एब्डोमेन के एंड वाले पार्ट को, फिर इसके जो क्या होते हैं विंग्स, उसकी शेप को कंसिडर कीजिएगा। और फिर इसके साथ ये बड़े साइज में प्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स फीमेल ड्रोसोफिला melanogaster। और इसके भी आप लोगों ने उन्हीं फीचर्स को नॉट ओनली अपने माइंड में रखना है बल्कि इसकी तस्वीर को अपने दिमाग के ऊपर प्रिंट भी करना है। तो ये है दो टाइप की क्या ड्रोसोफिला, वन ऑफ देम इज मेल ड्रोसोफिला, अदर वन इज कॉल्ड एज अ फीमेल ड्रोसोफिला। तो किसी भी कैरेक्टर को अगर हमने ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर और फिर उसके पैटर्न को स्टडी करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू कैरी आउट अक्रॉस, यानी कि हमें उनकी रिप्रोडक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या किया इस थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने कि इन्होंने 1910 में एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि उनके पास जितनी भी क्या है ड्रोसोफिला है, ऑल हैव गॉट रेड आईज। उनके पास कौन सी आईज है स्टूडेंट्स, रेड आईज है। तो उन्होंने लिखा कि मेरे पास जितनी भी फ्लाइज थी दे वर रेड आईड ड्रोसोफिला melanogaster। लेकिन उन्होंने लिखा कि एक अजीब सी बात मेरे साथ ये हुई कि एक दफ़ा जब मैं अपनी लैब में काम करने के लिए गया तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पे एक वाइट आई वाला मेल प्रोड्यूस हो गया है, वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हो गए, साइन जिसमें हम गैमेट को मोटाइल दिखाते हैं, इट इज़ बेसिकली फॉर मेल, राइट। तो एक वाइट आइड मेल उसको नज़र आया। He wrote it as a mutant red-eyed male। कैसे प्रोड्यूस हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस रेड आइड कम्युनिटी में एक वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हो गया। वाओ, इट वाज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू एंड न्यू थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब इस पर्टिकुलर रेड आइड किस वाइट आइड मेल को, इन्होंने इस पर्टिकुलर वाइट आइड मेल को क्रॉस कराया किसके साथ, रेड आइड फीमेल्स के साथ, रेड आइड फीमेल्स के साथ क्रॉस कराया। तो रिजल्ट क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स, फिर जितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए ऑल ऑफ देम वर रेड आइड, सारे के सारे रेड आइज वाले थे जैसा कि उनको तवक्को थी। तो उससे यही बात पता चली कि जो बात जॉन कैरेक्टर मेंडल ने कही थी कि कैरेक्टर रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं, तो इस लिहाज से रेड आई कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई कैरेक्टर। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसलिए रेड आई वाले हैं क्योंकि रेड आई कैरेक्टर वाइट आई के ऊपर डोमिनेंट है। तो पता चल गया
कि वाइट आई इज डोमिनेंट एंड वाइट आई इज रिसेसिव एंड राइट आई इज डोमिनेंट। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको नाम दिया कि ये है हमारे पास P1, ये फर्स्ट पेरेंट्स हैं, और फिर ये जो जनरेशन ऑब्टेन हुई इसका नाम क्या था मेरे पास F1। आपको पता है कि जब हम लोग P1 से कोई प्रोजेनी या जनरेशन ऑब्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। तो फिर उसने क्या किया कि उसने F1 को F1 से क्रॉस कराया, यानी कि उसने इस पर्टिकुलर रेड आई ऑर्गेनिज्म को रेड आई ऑर्गेनिज्म से ही क्रॉस कराया, राइट। तो जब रेड आई को रेड आई से क्रॉस कराया तो क्या पता चला कि अब टोटल 4 to 5 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुई है, 4 to 5 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुई है। काउंट किए उसने, प्रॉपर रिसर्च इसी चीज का नाम होता है। तो उसे पता चला कि मेरे पास 4 to 5 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं। तो इन 4 to 5 ऑर्गेनिज्म में से इस मर्तबा 782 organism, that is approximately 18% of the total, they are basically what, white eyed। ये बेसिकली वाइट आइट थे। तो क्या ये जो वैल्यू मेरे पास आई थी, यानी कि 4252 में से 782 मीन 18%, तो क्या ये उसके 3:1 जैसी थी जैसे मेंडल ने बोला था? तो आंसर इज नो, ये तो बिल्कुल जैसी नहीं थी, राइट। तो क्या यहाँ पे असॉर्टमेंट या सेग्रीगेशन हो रही थी या नहीं हो रही थी? तो आंसर है कि यहाँ पे कम से कम ये वाला प्रोसेस तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। लेकिन एक और चीज जो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व की थॉमस एंड मॉर्गन साहब ने, वो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स, कि उन्हें देखा कि हैरानकुन तौर पे बड़ी अजीब सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म वाइट आई वाले प्रोड्यूस हुए, मींस अप्रॉक्सीमेटली 18%, तो ये सारे के सारे ऑल वाइट आई ऑर्गेनिज्म दे वर मेल। ये बड़ी हैरानकुन बात थी। तो अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मेल ही प्रोड्यूस की हो रहे हैं, आखिर क्या वाइट आई फीमेल प्रोड्यूस नहीं हो सकती? वो ये सोचने पे भी मजबूर हुए कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास वाइट आई फीमेल है, वाइट आई वाली फीमेल है, ये शायद जेनेटिकली स्टेबल नहीं है, इसमें कोई ऐसी एब्नॉर्मैलिटी प्रोड्यूस होती है कि इससे प्रोड्यूस होने वाले जाइगोट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ही मर जाते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने एक टर्म यूज की कि शायद वो वायबल नहीं होते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने मेंडल का के वर्क का ही दोबारा से सहारा लिया और उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस कराया। हम क्या वर्ड यूज करें स्टूडेंट्स? टेस्ट क्रॉस। अब व्हाट इज मेंट बाय अ टेस्ट क्रॉस डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेक करने के लिए उसका क्रॉस कराएं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ कि जिसका जेनेटिक मेकअप मुझे पता है कि वो होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जब मैं उससे क्रॉस कराऊंगा तो मुझे दूसरे ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप का पता चल जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। उसके लिए क्या किया गया? इस वाइट आई मेल को F1 की फीमेल से क्रॉस कराया गया, राइट। इस F2 के मेल को F1 की फीमेल से क्रॉस कराया गया। तो पता चला कि इस मर्तबा क्या हो रहा है? 1:1:1:1 मीन लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो आपकी बुक में ही बनी हुई है, वहां से हमने इसको पिक किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास सब किस्म के क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए हैं। वाइट आई प्रोड्यूस हुए हैं, रेड आई प्रोड्यूस हुए हैं, वो सारे मेल भी हैं, वो सारे फीमेल भी हैं। तो रेशो की जगह 1:2:1 1:2:1 2:1 मीन सबकी रेशो आपस में क्या थी? 25% 25% 25% और 25%। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन के बाद अब सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा था कि डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात करें हैं किसके प्रेजेंस ऑफ रेड आई और वाइट आई की इन द टर्म्स ऑफ मेल, तो डेफिनेटली वो दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों को असॉर्टमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हुई नजर आ रही थी। तो सेम इज अ केस विद द फीमेल्स। तो अब सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पास कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था पहले कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट आई प्रोड्यूस हो रहे थे और जो वाइट आई फीमेल वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया? तो ये पता चला कि बेसिकली इस वाले केस में क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर ये वाले जीन प्रेजेंट थे वो कहलाते थे एक्स क्रोमोसोम्स, और एक्स क्रोमोसोम का ताल्लुक किसके साथ है? सेक्स क्रोमोसोम के साथ है। इस वाले केस में
आई का यू कैन से वाइट होना या रेड होना वो किसी सेक्स से रिलेटेड था, राइट? कि अगर तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, लुक एट दिस पर्टिकुलर यूकेस एनिमेशन, अगर तो मेरे पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक रेड आई वाला जीन प्रेजेंट है और उसके कंपैरिजन पे वाई क्रोमोसोम के ऊपर, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोई जीन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म क्या अपीयर होगा, वाइट। ये मैं बात कर रहा हूं मेल के केस में। अगर फॉर एग्जांपल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है रेड आई वाला जीन, वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट नहीं है, तो अपीयर होगा कैसा, रेड आई वाला मेल। ऑन द अदर हैंड आप इस पर्टिकुलर जो कैसे एनिमेशन को देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को कि अब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वाइट आई का जीन है और वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन नहीं है, तो जाहिर है जब कोई जीन भी नहीं है तो चाहे रिसर्च से भी अपने आपको अपीयर करवा लेगा। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं हो रहा। फीमेल के केस में देयर आर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्या पॉसिबल हो सकता है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर रेड आई का जीन प्रेजेंट हो, राइट? तो रेड आई का जीन क्या करेगा, फीमेल को होमोजाइगस रेड आई प्रोड्यूस करवाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा ना हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रेड आई का जीन हो और दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर व्हाइट आई का जीन हो, लेकिन चूंकि रेड जीन डोमिनेंट है व्हाइट जीन पे, तो ये वाली फीमेल व्हाइट आई का जीन रखने के बावजूद रेड आई ही बनवाएगी, क्योंकि रेड आई व्हाइट आई पे डोमिनेंट है। लेकिन पहले मींस प्रीवियस केसेस में बहुत ही कम चांस था कि 2 होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स फॉर व्हाइट कलर इकट्ठे हों, लिहाजा पहले वाले केसेस में फीमेल व्हाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 रिसेसिव जीन्स मीन व्हाइट आई का जीन और व्हाइट आई का जीन क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो गया, जाहिर है प्रोड्यूस हो गई एक व्हाइट आई वाली फीमेल। तो इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि डेफिनेटली जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर राइड करते हैं। जीन्स की मेरे पास क्रोमोसोम की मेरे पास 2 टाइप्स हो गई हैं। एक वो वाले क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में कॉमन है, उसे अब क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, और एक वो वाले क्रोमोसोम है जिनका ताल्लुक उसके जेंडर के साथ है या सेक्स के साथ है, यानी कि या तो वो मेल होगा या फीमेल, उसे अब क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो वो वाली जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, दे बिहेव डिफरेंटली in the terms of appearance of the genes in male and female। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ व्हाट यू कैन से WS सर्टन। तो अब हम इन सारी बातों को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूसिव रिमार्क्स दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यस, जीन्स का बिहेवियर, ट्रेड्स का बिहेवियर वैसा ही होता है कि जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है। आज हम ये बात कहने के काबिल भी हैं कि जीन्स बेसिकली राइडर्स हैं जो अपने अपने घोड़ों के ऊपर सवार होते हैं, अपने अपने व्हीकल्स पे सवार होते हैं। वो व्हीकल जो है वो आपका बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, एरोप्लेन भी हो सकता है, वट एवर यू वांट टू परसीव इन योर माइंड। लेकिन जो पैसेंजर्स हैं दे आर बेसिकली जीन्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेड्स और जीन्स का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। और इसको सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया था, डेफिनेटली थॉमस हंट मॉर्गन ने। इसका मतलब ये था थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने काम से इस चीज के ऊपर मोहर जब्त कर दी कि जो कुछ कार्ल कॉन्स, हगो डी व्रीज, श्मार्क और उससे पहले जॉन ग्रेगर मेंडल ने कहा, इट वाज ऑल परफेक्ट। और आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज पाइल अप होते हुए इस बात पे आके खत्म हुआ कि यस, जीन्स आर द राइडर्स एंड द क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स। तो जहां पे व्हीकल जाएगी वहीं पे हमारे राइडर्स भी जाएंगे। सो दैट्स ऑल विद द कंक्लूसिव रिमार्क्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि यस, क्रोमोसोम्स आर द यूनिट ऑफ व्हाट, हेरिडिटी मटेरियल। विद ऑल दीज रिमार्क्स आई वांट टू से यू, हमेशा की तरह से अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रेट पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और जब कभी भी नमाज पढ़ें तो जहां अपने वालिद के लिए हाथ उठाएं, हमारे लिए भी जरूर हाथ उठाइएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और तरह इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के आप लोगों के शोल्डर्स के ऊपर एक थिंकिंग ब्रेन पैदा करे, या अगर आपके पास वो स्पार्क पहले से मौजूद है तो आपको सलाहियत दे कि आप उन स्पार्क्स को यूज़ करके इल्म की नई जोहत और नई शम्मा को रोशन कर सकें। विद दिस प्रे आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।